स्वागत है आपका सर्वज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले वीडियो में अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने कहा था कि C3 चक्र, तो हम लोग केल्विन साइकिल जो था C3 चक्र वो हम लोग पूरा कर चुके थे और हमने कहा था कि पौधे दो तरीके से इस अप्रकाशीय अभिक्रिया करते हैं। एक तो C3 चक्र, जो C3 पौधे होते हैं उनमें C3 चक्र पूरा होता है, और जो C4 पौधे होते हैं उनमें C4 चक्र पूरा होता है। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो कौन सा है? C4 चक्र, जिसको हैच और स्लेक चक्र कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप सबसे मैंने क्वेश्चन भी करा था कि C4 चक्र को और किस नाम से जाना जाता है, और आप सभी ने कमेंट भी किया। मुझे बड़ी खुशी हुई, सभी बच्चों ने उसका जवाब भी दिया। तो इसी तरीके से इस वीडियो में भी मैं आपसे दो क्वेश्चन करूंगा, जो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और मैं चाहता हूं कि उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज C4 चक्र या हैच स्लेक चक्र। तो जिस तरीके से हमने C3 चक्र देखा था, वैसे हम लोगों को C4 चक्र देखना है। ये कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, वो सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। तो ये C4 चक्र और या हैच स्लेक चक्र जिस नाम से हम इसे जानते हैं, ये कैसे पड़ा नाम, किस तरीके से वहां तक पहुंचे? तो उसके पहले क्या हुआ था, हमारे पास दो महान वैज्ञानिक थे। एक तो कौन था? कैप्रीलोव, जिन्होंने मक्का पर, और कोर्टचाक, जिन्होंने किस पर? गन्ना पर रिसर्च करके ये पाया कि जिस तरीके से C3 पौधों में प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला था, उसी प्रकार कुछ पौधे ऐसे थे जिनमें प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OAA हुआ, मतलब पाया जा रहा था। उन लोगों को दिखा, उनको ये दिखा कि यार अधिकतर जगह पर जो ऑलमोस्ट पौधे जो C3 पौधे थे, जिन पर पहले बात हो चुकी थी, तो जो C3 पौधे थे उनमें क्या होता था कि पौधे, उनको तो सिर्फ इतनी बात पता थी कि भाई C3 कुछ पौधे हैं जो प्रथम उत्पाद जो है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड या 3 कार्बन वाला पदार्थ बनाते हैं। पर इन लोगों ने जब मक्का पे, गन्ना पे वगैरह पे जब इनकी प्रकाश संश्लेषण पे रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका जो प्रथम उत्पाद था वो PGA न होकर क्या था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, मतलब 4 कार्बन वाला एक पदार्थ था। तो वो उनकी रिसर्च यहां पर थी। तो क्या हुआ, इसी बात को पूर्ण रूप से हैच और स्लेक नाम के वैज्ञानिक जो थे, 1966 में उन्होंने एक परिपथ के द्वारा इस पूरी प्रोसेस को समझाया। उन्होंने बताया कि 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है। देखो, एक सीधी सी बात मैं तुम लोगों को बताऊं, जैसे तुम लोगों ने केल्विन चक्र पढ़ा ना, और आपने कहा कि केल्विन चक्र के द्वारा ग्लूकोज बना। पौधा चाहे C3 हो, चाहे पौधा C4 हो, ग्लूकोज तो केल्विन से ही बनेगा। ये बात याद रखना, ग्लूकोज तो किससे बनेगा? केल्विन से ही बनेगा। बस थोड़ी सी प्रोसेस इनमें थोड़ी सी क्या हो जाती है? अलग। अब वो क्यों अलग हो जाती है वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो मेन बात याद रखना है, हमारे कौन कौन से वैज्ञानिक, एक कौन है? कैप्रीलोव और कौन है? कोर्टचाक। इन्होंने क्या करा था? मक्का और गन्ना पर क्या किया था? रिसर्च कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के ऊपर ही। तो इन्होंने पाया कि इनका जो प्रथम प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था। ठीक है ना? तो इस बात को किसने? हैच और स्लेक ने एक साइकिल, एक चक्र, एक परिपथ के द्वारा उन्होंने समझाया था। इसलिए C4 चक्र नाम दिया गया उसे, और C4 चक्र का नाम क्या पड़ा? हैच स्लेक चक्र बना। ठीक है ना? अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले C4 चक्र अलग क्यों हुए C3 से, इस बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। कि C3 हो जाता, भाई C3 में C4 क्यों आया, अलग क्यों हुए? तो अलग होने का रीजन था कि जो C4 पौधे थे ना, उनकी पत्तियों में एक अलग ही आकारिकी होती है। उनकी जो पत्तियां होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से ही होता है, तो याद रखना है कि C4 पौधों की जो पत्तियां थी उनमें अलग ही आकारिकी होती है, जिस आकारिकी को हम क्या बोलते हैं? क्रेंज आकारिकी। क्या कहते हैं? क्रेंज आकारिकी। क्रेंज का मतलब क्या होता है? क्रेंज आकारिकी का मतलब होता है उनकी पत्तियों के अंदर 2 स्पष्ट रिंग या 2 स्पष्ट वलय का नजर आना। मतलब उनकी जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों पर कितनी रिंग दिखाई देती है? 2 रिंग नजर आती है। देखो, सीधी सी बात बता दी, जो क्रेंज वर्ड है ना, ये एक जर्मन वर्ड है। क्रेंज वर्ड जो है वो कौन सा? एक जर्मन वर्ड है, जिसका नॉर्मल भाषा में, हमारी भाषा में हम बात करें तो होती है माला जैसी रचना, जिसका अर्थ क्या होता है? माला जैसी रचना। तो सीधी सी बात, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, पर जनरली बता रहा हूं कि C4 पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों में क्रेंज आकारिकी होती है। और क्रेंज आकारिकी का अर्थ होता है पत्तियों के अंदर 2 रिंग नजर आना। पत्तियों की कोशिकाओं की कितनी रिंग नजर आना? 2 रिंग, 2 वलय का नजर आना। उन वलयों में, ध्यान से सुनना, उन वलयों में जो बाहरी रिंग होती है ना,
उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। जो बाहर की रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल। जैसे मान लो कोई एक पत्ती है, उस पत्ती के अंदर कितनी रिंग नजर आती है, 2 रिंग, कोशिकाओं की 2 रिंग नजर आती है। तो जो बाहर की रिंग होती है उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल। ठीक है, और जो आंतरिक रिंग होती है अंदर वाली, उसको हम बोलते हैं बंडल शीथ। याद रखोगे, क्लियर रखना है बात। तो भैया C4 पौधे C3 से अलग हो गए ना। C3 के अंदर सिर्फ एक ही रिंग होती है, सीधी सीधी बंडल शीथ, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जो C4 पौधे होते हैं, उन C4 पौधों के अंदर पत्तियों में कौन सी आकारी की होती है, क्रेंज आकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि C4 पौधे C3 से किस प्रकार भिन्न है, उनकी क्रेंज आकारिकी के कारण। क्रेंज आकारिकी का अर्थ क्या है, 2 स्पष्ट वलय का नजर आना, या फिर मीजोफिल और बंडल शीथ का नजर आना। ठीक है ना, तो 2 स्पष्ट वलयों में या फिर क्रेंज आकारिकी में जो बाहरी वलय होती है उसको तो कहते हैं मीजोफिल, और जो आंतरिक वलय होती है उसे हम क्या कहते हैं, बंडल शीथ। और एक और बात याद रखनी है कि जो मीजोफिल वाली कोशिकाएं होती है, मीजोफिल वाली मतलब बाहरी रिंग बनाने वाली कोशिका, उनके हरित लवक में ग्रेना जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। बात समझ में आई। और जो आंतरिक रिंग होती है, उस आंतरिक रिंग में बंडल शीथ में ग्रेना का क्या होता है, अभाव होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्लियर हो रही बात कि पत्तियां में क्रेंज आकारी की होती है। क्रेंज का मतलब होता है 2 स्पष्ट वलय। बाहरी वलय को हम बोलते हैं मीजोफिल, आंतरिक वलय को हम बोलते हैं बंडल शीथ। मीजोफिल का में जो हरित लवक होता है उसका ग्रेना पूर्ण रूप से विकसित होता है, और बंडल शीथ का जो ग्रेना होता है उसमें हरित लवक होता है, उसके ग्रेना में क्या होता है, हरित लवक जो होता है उसमें ग्रेना का क्या होता है, अभाव होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हमने नॉर्मल हमने C4 पौधों के स्ट्रक्चर पे बात की। अब हमको क्या करना है, एक और बेसिक बात पढ़नी है C4 के चक्कर में। जैसे C3 हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि वहां CO2 का जो ग्राही था वो एक ही था, कौन, RUBP, करेक्ट। तो उसी प्रकार यहां पर क्या देखना है कि ये C4 जो पौधे होते हैं ना, उनमें CO2 के जो ग्राही होते हैं वो कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 होने ही है, 2 है ना। तो CO2 के ग्राही कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखो कैसे, CO2 के ग्राही 2 होते हैं। एक तो होता है 3 कार्बन वाला, एक होता है 5 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाला कौन होता है, PEP। 3 कार्बन वाला कौन होता है, PEP। और 5 कार्बन वाला वही अपना RUBP, पुराना सदस्य जो हम केल्विन में पढ़ चुके हैं। तो याद रखना है C4 पौधों में CO2 के ग्राही कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है 3 कार्बन वाला PEP। PEP का मतलब फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट क्या है पूरा नाम, फास्फोइनोल पाइरुवेट। और उसी प्रकार एक होता है 5 कार्बन वाला कौन, RUBP, पूरा नाम राइबुलोज बाय फास्फेट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कितने, 2 ग्राही होते हैं CO2 के, किसमें, C4 पौधों के अंदर। क्लियर हो गई बात। C3 में एक ही था, ओनली कौन, RUBP। लेकिन C4 में कितने हैं, 2 है। एक तो PEP है और एक कौन है, RUBP है। क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बता दूंगा मैं बाद में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछते हैं। तो एक तो C4 पौधों में क्या बोलेंगे कि CO2 के ग्राही कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन, एक तो होता है PEP जो कि 3 कार्बन वाला है, और एक होता है RUBP जो कि 5 कार्बन वाला होता है। तो ये जो PEP होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट, ये कहां होता है, मीजोफिल कोशिकाओं में। कहां होता है, मीजोफिल कोशिकाओं में। और ये जो RUBP होता है, RUBP कहां होता है, बंडल शीथ कोशिकाओं में। क्लियर हो गई ना। भाई 2 रिंग है तो दोनों रिंगों में CO2 के ग्राही भी कौन हुए, अलग अलग। मीजोफिल वाली कोशिका में कौन होगा, PEP होगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट। और बंडल शीथ वाली कोशिका में कौन होगा, हमारा वही पुराना RUBP होगा। ठीक है ना। तो PEP 3 कार्बन वाला है, क्लियर रखोगे। और RUBP कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला सदस्य है। तो ये तो हमारी C4 के लिए क्या हो गई, बेसिक बात हो गई। हम लोगों को C4 साइकिल अब स्टार्ट करना है कि होता कैसे फॉर्म। तो हम इसके चरण देखते हैं। सीधे स्टेप में याद रखना है, 3 चरणों में पूरा होता है। इतना बहुत बड़ा साइकिल नहीं बनाना है, इसमें छोटी सी बात में क्लियर हो जानी है। सीधी बात इसको याद रख लेना कि पहले कहानी मीजोफिल से शुरू होगी और मीजोफिल से सीधे कहां पहुंच जाएगी, बंडल शीथ में। और बंडल शीथ से वापस प्रोसेस कहां जाएगी, मीजोफिल में। बस ये साइकिल घूमता रहेगा, पर होगा क्या वो देख लेना। और एक बात भी क्लियर हो रही होगी, मीजोफिल में कौन बैठा हुआ है, PEP। तो प्रोसेस PEP से शुरू होगी, RUBP पे चली जाएगी, वापस PEP पे आ जाएगी। तो ये साइकिल क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। इतना लंबा घुसने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ज्यादा, सिंपली वे में इसको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले
पहली स्टेप में हम लोगों को क्या, कहां से शुरू होगी कहानी, मीजोफिल से, मतलब बाहर से। सीधी सी बात है, प्रोसेस बाहर से शुरू होगी, डायरेक्ट तो अंदर नहीं घुसेगी, पहले बाहर फिर अंदर जाएंगे। तो इसके चरण में पहला चरण शुरू होता है मीजोफिल से। हालांकि मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बताया कि पहले मीजोफिल में होगा, बाद में बंडल शीथ में होगा, ठीक है ना। पर याद रखना, प्रथम चरण कहां से शुरू होगा, मीजोफिल से, मतलब बाहर से। यहां क्या होगा कि जो CO2 होगी, जो पौधे ग्रहण करेंगे उसको रंध्रों के द्वारा, तो जो CO2 होगी, इस CO2 को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, PEP, मतलब फास्फोइनोल पाइरुवेट। क्लियर हो रही बात। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनना, C4 चक्र के प्रथम चरण में मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर, किसमें, मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर, मतलब कोश पत्ती के बाहर, पहली रिंग में, बाहर वाली रिंग में। क्लियर हुआ। तो मीजोफिल कोशिकाओं में CO2 को सबसे पहले PEP ग्रहण करके, PEP क्या करके, ग्रहण करके प्रथम उत्पाद OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। ठीक है ना। तो क्लियर क्या हुई, प्रथम चरण में सिर्फ इतनी सी प्रोसेस होती, प्रथम चरण में ओनली इतनी सी प्रोसेस होगी। क्या, मीजोफिल कोशिका के अंदर CO2 आएगी, उस CO2 को कौन ग्रहण करेगा, PEP ग्रहण करेगा, मतलब फास्फोइनोल पाइरुवेट ग्रहण करेगा, जो कि 3 कार्बन वाला है। तो सीधी क्लियर हो रही, 1 कार्बन तो इसका, 3 कार्बन इसके, दोनों मिला के हो गए 4 कार्बन। तो जो प्रथम उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन वाला बनेगा, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। 4 कार्बन वाला OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। क्लियर हो गई। ये तुम्हारी प्रथम चरण कंप्लीट। लेकिन अभी हम बंडल शीथ में नहीं गए हैं, अभी आगे देखना। अब जो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, ये OA, ये द्वितीय चरण में क्या होगा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अब धीरे धीरे मेलिक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मेलिक एसिड में। बात ये भी क्लियर रखना, केल्विन की तरह, जब ये 4 कार्बन वाला है तो मेलिक एसिड भी कितने कार्बन वाला होगा, 4 कार्बन वाला। मेलिक एसिड बोलो या क्या बोलो, एस्पार्टिक एसिड बोलो। बात समझ में आ रही। आप तो मेलिक एसिड से जनरली याद रखो, काय में बदल जाएगा, मेलिक एसिड में बदल जाएगा, जो कि कितना है, 4 कार्बन वाला है। क्लियर हो रही बात, स्टेप क्लियर हो ना। प्रथम स्टेप मीजोफिल से शुरू हुई, मीजोफिल में CO2 प्रवेश करेगी, CO2 के प्रवेश करते उसे PEP ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मतलब OAA में क्या कर देगा, बदल देगा। अब सेकेंड चरण में ये OAA जो है, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है, वो मेलिक एसिड में बदल जाएगा। मेलिक एसिड भी 4 कार्बन वाला है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही तीसरा चरण स्टार्ट होगा, ये मेलिक एसिड सीधा जाके किस में पहुंच जाएगा, बंडल शीथ में, मतलब अब अंदर जाएगा। मतलब पहले मीजोफिल में इस CO2 को काय में बदलना पड़ा, मेलिक एसिड में बदलना पड़ा। बात क्लियर हुई ना, क्यों बदलना पड़ा, देखो ना, CO2 तो है, इसको PEP ने मतलब ग्रहण किया और OAA में बदल दिया, फिर OAA किस में बदल गया, मेलिक एसिड में बदल गया। मतलब CO2 तो मेलिक एसिड तक आई ना, और मेलिक एसिड कहां जाएगा अब, बंडल शीथ में। और बंडल शीथ में ये जो मेलिक एसिड जैसे ही बंडल शीथ में जाएगा, वहां जाकर ये मेलिक एसिड वापस से 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। कितने टुकड़ों में टूटेगा, 3 टुकड़ों में। प्रथम टुकड़ा CO2, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा पायरुविक एसिड। समझ में आ रही बात, ये स्टेप क्लियर रखना। पहली स्टेप में तो मीजोफिल में CO2 आई, CO2 से PEP ने ग्रहण किया, जो कि 3 कार्बन वाला है, उसको OAA मतलब 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल दिया। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये द्वितीय चरण के अंदर मेलिक एसिड में बदल गया, ये भी 4 कार्बन वाला है। अब मेलिक एसिड कहां चला गया, बंडल शीथ के अंदर चला गया। जैसे ही बंडल शीथ के अंदर गया, वहां जाकर ये कितने हिस्सों में टूट गया, 3 हिस्सों में टूट गया। पहला हिस्सा CO2, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा पायरुविक एसिड। अब इन तीनों का क्या होगा, कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, C4 चक्र खत्म हो गया है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि आप पढ़ चुके हो कि बंडल शीथ के अंदर कौन बैठा हुआ है, RUBP, कहानी सीधी सीधी। अब CO2 को कौन ग्रहण कर लेगा, वहां बैठा हुआ RUBP,
और प्रोसेस वापस कौन सी चालू हो जाएगी, केल्विन, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ये बन गया, प्रकाश संश्लेषण कर लिया C4 पौधों ने और बना दिया ग्लूकोज। किंतु इन दोनों का क्या होगा, देखो आगे। हाइड्रोजन को तो इंतजार कर, हाइड्रोजन दिखा नहीं कि NADP गया नहीं, ये प्रोसेस पक्की है। तो हाइड्रोजन को देखते ही NADP ग्रहण करके क्या बना लेगा, NADPH2। क्लियर हो गया। अब बचा कौन, पायरुविक एसिड। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चूंकि ये चक्र है तो प्रोसेस एक ही बार थोड़ी चलेगी, जहां से शुरू हुई है वापस उसे भी तो बनाना है। प्रोसेस शुरू हुई थी PEP से, तो वापस PEP भी तो बनाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पायरुविक एसिड पुनः कहां चला जाएगा, मीजोफिल के अंदर। पायरुविक एसिड पुनः कहां चला गया, मीजोफिल के अंदर। और क्या बदल गया, PEP का वापस क्या कर दिया इसने, निर्माण कर दिया। और ये प्रोसेस निरंतर क्या करती रहती है, चलती रहती है। शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसेस समझ में आई। सबसे पहले CO2 कहां जाएगी, यहां से देखो, इसको ऐसे देखो। सबसे पहले CO2 कहां जाएगी, यहां पे। यहां पर कौन ग्रहण करेगा, PEP ग्रहण करेगा और इसे काय में बदल देगा, OAA में बदल देगा। प्रोसेस सीधी सी है। OAA काय में बदल जाएगी, मेलिक एसिड में। मेलिक एसिड घुसेगा किसमें, बंडल शीथ में। और बंडल शीथ में जाने के बाद वो 3 टुकड़ों में टूट जाएगा, एक CO2, एक हाइड्रोजन और एक पायरुविक एसिड। क्लियर हो गया। और CO2 को RUBP ग्रहण करके केल्विन चक्र चला के ग्लूकोज बना देगा और हाइड्रोजन को NADP ग्रहण करके NADPH2 बना देगा। और पायरुविक एसिड जो है वो वापस से यहां से घूम के वापस इसमें आ जाएगा बाहर और आकर क्या बना देगा, PEP बना देगा, ताकि ये प्रोसेस आगे फिर से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। बात सीधी सी है। इस प्रकार ये आपका C4 चक्र जो हो गया वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म। समझ में आ रही। तो इस तरीके से प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। आपके पास C3 चक्र भी हो गया और C4 चक्र भी हो गया। क्लियर। अब मैं इससे अलावा एक छोटी सी और लाइन बेड हैबिट्स लाया हूं पौधों की। देखो कैसे, मैं अगला टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो है कौन सा, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन क्या होता है इसके बारे में देखो। देखो प्रकाश श्वसन जो होता है ना, सबसे पहले इसको देखो, इसकी जो खोज है वो डेकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, डेकर नामक वैज्ञानिक ने की थी तंबाकू के पौधों पे। किसके पौधों में की थी, तंबाकू के पौधों में। पहले तो ये क्लियर रखना। देखो C4 चक्र हो गया है, मैं अलग से टॉपिक बता रहा हूं, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन जो होता है उसकी खोज करी थी डेकर ने। किस पे की थी, तंबाकू के पौधों पर। होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण तो करते ही हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, CO2 लेना, O2 छोड़ना। ये प्रोसेस में सबसे अहम भूमिका कौन निभा रहा है प्रकाश संश्लेषण में, CO2 लेना। तो CO2 का ग्रहण कौन करता है, RUBP, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में रियल में प्रोसेस तो RUBP करते हैं। तो RUBP के साथ क्या होता है, जो रूबिस्को एंजाइम होता है ना, वो RUBP रूबिस्को के थ्रू PGA बनाता है। ये प्रोसेस अपन ने पढ़ी है। तो RUBP क्या करता है, PGA बनाता है ना, तो CO2 के थ्रू बनाता है। तो जरूरी नहीं है कि RUBP CO2 को ग्रहण कर रहा है तो वो CO2 को ही करे। अगर उसे ऑक्सीजन भी मिलेगी ना, तो वो तो ऑक्सीजन के साथ भी कुछ ना कुछ बनाएगा। मतलब वो कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ऑक्सीकरण की प्रोसेस भी करेगा। समझ में आ रही, दोनों ही क्रिया कर सकता है, बस उसको तो कोई ना कोई मिलना चाहिए, चाहे CO2 मिले चाहे वो O2 मिले। अगर CO2 मिली तो प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाएगा, और अगर O2 मिली तो प्रकाश श्वसन शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो प्रकाश श्वसन क्या होता है, डेकर नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के पौधों में इसकी खोज करी थी। इन्होंने कहा था कि अगर O2 की सांद्रता बढ़ जाए, मतलब O2 की मात्रा क्या कर जाए, बढ़ जाए, और CO2 की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये जो रूबिस्को होता है ये ऑक्सीजन को भी ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। और क्या शुरू हो जाता है, ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है। जहां संश्लेषण शुरू हो जाना था, कार्बोक्सिलेशन वाली प्रोसेस होनी थी, वहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात। जिसे याद रखना एक बात, तो यहां पर वहां पर जहां प्रकाश संश्लेषण में जब हमने कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था, तो वहां हमने कहा था कि इस रूबिस्को को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेज एंजाइम बोलते हैं। कौन सा एंजाइम बोलते हैं,
कार्बोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन जब प्रकाश श्वसन की प्रोसेस में रूबिस को अगर हेल्प करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेज एंजाइम, क्योंकि ये ऑक्सीकरण की क्रिया कर रहा है। अब वो CO2 को ग्रहण नहीं कर रहा, अब वो किसको ग्रहण कर रहा है, O2 को ग्रहण कर रहा है। बात क्लियर हो रही है। तो भैया प्रकाश श्वसन छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। तो प्रकाश श्वसन की खोज देकर नहीं की तंबाकू में। ये कब होता है, जब O2 की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा घट जाती है, तब ये रूबिस्को जो होता है, ये रूबिस्को ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्या शुरू कर देता है, ऑक्सीकरण स्टार्ट कर देता है। इसमें इस रूबिस्को को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेज एंजाइम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब होता क्या है, जनरल नीचे समझाओ। ये जो RUBP होता है ये CO2 को ग्रहण करता है वैसे तो, पर इसमें क्या करेगा, ये RUBP O2 को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बनाएगा, दो चीजें। एक तो क्या बनाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट, और क्या बनेगा, PGA। तो PGA वाली बात तो पता ही है हमें, PGA तो बनता ही है। पर क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर RUBP जो है वो ऑक्सीजन को जब ग्रहण करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट और क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब PGA। PGA का तो कोई रोल नहीं है तो बन गया। अब आगे तो कोई प्रोसेस होनी नहीं है क्योंकि CO2 तो है ही नहीं, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस तो हुई ही नहीं। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे RUBP दो प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद, फास्फोग्लाइकोलेट और PGA, तब क्या होगा कि ये फास्फोग्लाइकोलेट बहुत ही अस्थायी होता है। ये तुरंत ही काय में बदल जाता है, ग्लाइकोलेट में बदल जाता है। और ग्लाइकोलेट फिर कहां जाता है, पराक्सीसोम में प्रवेश करता है और पराक्सीसोम में प्रवेश करके काय में बदलता है, ग्लाइसिन में बदल जाता है। फिर ये ग्लाइसिन कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लाइसिन को कितने भागों में तोड़ देती है, दो भागों में, एक तो सेरीन में और किसमें, CO2 में। तो सेरीन किसी काम में आता नहीं है और CO2 जो होती है, जो कि काम लेनी चाहिए थी भोजन बनाने के लिए, बदले में श्वसन है, इसलिए CO2 पौधों क्या करने लग जाते हैं, मुक्त करने लग जाते हैं। तो जो थोड़ी बहुत CO2 की मात्रा थी वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोसेस समझ में आई ना, क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है इसमें। जैसे O2 बढ़ी, CO2 कम हुई, तो ये रूबिस को क्या करेगा, O2 ग्रहण करेगा। जैसे ही रूबिस को O2 को ग्रहण करेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट, फास्फोग्लाइकोलेट और PGA। PGA का तो अब कोई रोल खत्म हो गया। जो ये फास्फोग्लाइकोलेट है ये अस्थायी होने के कारण फटाफट से काय में बदल जाएगा, ग्लाइकोलेट में। ये सारी प्रोसेस कहां चल रही थी, हरित लवक में, जो कि चल ही रही थी ऑलरेडी। पर ये क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोलेट है ना, ये हरित लवक से बाहर आ जाएगा और कहां पहुंचेगा, पराक्सीसोम में पहुंचेगा। और पराक्सीसोम में पहुंचकर ये काय में बदल जाएगा, ग्लाइसिन में बदल जाएगा। और ग्लाइसिन जो है वो पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर ये दो भागों में टूट जाएगा, CO2 और सेरीन में। समझ में आ रही बात। तो इस प्रोसेस में CO2 का निकल जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए इसे हमने प्रकाश श्वसन कहा, क्योंकि O2 ग्रहण हो रही है और CO2 का निकल रही है बाहर। इसमें कहीं भी ये वर्णन नहीं हुआ कि ऊर्जा बन रही है। ठीक है, क्योंकि भोज्य पदार्थ तो प्रकाश संश्लेषण में बनते थे, यहाँ तो भोज्य पदार्थ बनने का कोई काम ही नहीं है, ग्लूकोज तो कहां से कहां तक नहीं बना। तो इसकी कुछ कुछ हमारे यहाँ पास हानियां हैं। हानियां ये है, जरूर यहाँ पे देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की, ये जब प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है ना, तब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 30 से 40% क्या हो जाती है, कम। 30 से 40% क्या हो जाती है, कम। 30-40% कम क्यों हुई भैया, देखो रीजन। RUBP O2 ग्रहण ज्यादा करेगी और CO2 ग्रहण कम करेगी, क्योंकि CO2 की सांद्रता कम है। तो जितनी O2 ग्रहण करेगी उसमें तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगी, और जितनी CO2 ग्रहण करेगी उसमें केल्विन एल्विन की क्रिया जो चलनी, जो क्रिया है वो चालू हो जाएगी। तो वो तो चलती रहेगी, लेकिन वो कम चलेगी, ये ज्यादा चलेगी। समझ में आ रही ना बात। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश श्वसन से 30 से 40% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, अधिकतर ये क्रिया होती कब है, ये होती है दोपहर के समय में। हमेशा देखना, दोपहर के समय पौधे मुरझाए हुए से ज्यादातर इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश श्वसन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। सब में नहीं, सब में नहीं, इसके बारे में बताऊंगा, सब में नहीं होती ऐसी प्रोसेस। ठीक है ना। तो ये दोपहर के समय ये प्रोसेस ज्यादा होती है,
जब तापमान बहुत ज्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो, ज्यादा हो, तब जाके प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। कभी पूछ ले तुम लोगों से कि प्रकाश श्वसन कब संभव है? जब दोपहर का समय हो, तापमान अधिक हो और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो, तब प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। अगली चीज, इस प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं बनती, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं बनती। और हमने जो प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर कुछ एटीपी और NADH2 बनाए थे ना, वो भी क्या हो जाते हैं, फोकट में ही क्या हो जाते हैं, खर्च। जो बने थे वो भी नष्ट हो गए, नया कुछ भी नहीं बना। समझ में आ रही बात? और एक और बात, हमने जैसे C3 पढ़ा, C4 चक्र पढ़ा, इसी तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं, C2 चक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? C2 चक्र भी कह सकते हैं। और ये क्रिया किस किस में होती है? चुकंदर, धान और सेम में ये क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। होती तो और में भी है, लेकिन स्पेशली चुकंदर, धान और सेम के पौधों में ये प्रकाश श्वसन की क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। एक और बात, ये क्रिया, प्रकाश श्वसन की क्रिया C4 पौधों में नहीं होती और C3 पौधों में ही ये क्रिया पाई जाती है। स्पेशली ये क्रिया किसमें पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ C3 पौधों में। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं पाई जाती। स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया अपना प्रकाश श्वसन वाली बात। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ना है। जैसे हमने कहा ना, C3 पौधे होते हैं, C4 पौधे होते हैं, ऐसे एक और प्रकार के पौधे होते हैं जिन्हें हम केम पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम, छोटा सा टॉपिक है, केम पौधे। ये भी तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भी तो अपना भोजन बनाते हैं। अब केम पौधे कौन होते हैं? केम पौधे होते हैं डेजर्ट प्लांट, ठीक है ना, नागफनी, कैक्टस, ये जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं? केम प्लांट होते हैं। इन केम का मतलब क्या हुआ? केम का मतलब हुआ क्रूसिलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। केम का पूरा मतलब क्या, पूरा नाम क्या है? क्रूसिलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो ये पौधे क्या करते हैं? प्रोसेस सीधी है, वही केल्विन चक्र चलेगा। मैंने क्या कहा? ग्लूकोज तो केल्विन चक्र से ही बनेगा। तो इसमें पता है क्या होता है? इसमें क्या होता है, बस इतनी सी अंतर है कि दिन के समय अपना रंध्र बंद रखते हैं। क्यों रखते हैं? जो अपने स्टोमेटा होते हैं ये दिन में बंद रखते हैं, क्योंकि ये है रेगिस्तान में उगने वाले। और वहां पर क्या होता है कि इतने धूप रहती है कि अगर ये अपना रंध्र खोल दे तो इनके शरीर का साना पानी उड़ जाए, मतलब पौधे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए दिन के समय अपने रंध्र को क्या रखते हैं? बंद। इसलिए दिन में इनमें CO2 प्रवेश नहीं कर पाती। ये क्या करते हैं? रात में अपने रंध्र को खोलते हैं, इसलिए इनमें CO2 रात में प्रवेश करती है। और रात में प्रवेश होती है तो फिर बोलोगे सर रात में ही प्रकाश संश्लेषण होता होगा? नहीं। क्या होता है, ये दिन में तो रंध्र रखते हैं बंद, रात में जब अपने रंध्र खोलते हैं तो CO2 इनमें प्रवेश हो जाती है और जाकर कहीं स्टोर हो जाती है, रिक्तिकाओं वगैरह में कार्बनिक अम्ल के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर जब जैसे सुबह होती है तो रंध्र तो कर लेते हैं बंद, और वो CO2 जो होती है वो ये क्या करने लग जाते हैं? यूज करने लग जाते हैं। वापस वही केल्विन चक्र वगैरह स्टार्ट हो जाता है और ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई। हमने C4 चक्र भी आपको पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रकाश श्वसन के बारे में भी पढ़ लिया, हम लोगों ने केम प्लांट्स के बारे में भी क्या कर लिया? पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जैसे प्रकाश श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई प्रकाश श्वसन के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा बनती है? तो भाई प्रकाश श्वसन में कोई ऊर्जा नहीं बनती। किस प्रकार के पौधों में प्रकाश श्वसन पाया जाता है? तो सिर्फ C3 प्रकार के पौधों में ही प्रकाश श्वसन पाया जाता है। एक और क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बता दूं कि प्रकाश श्वसन के स्थल कौन कौन से? तो प्रकाश श्वसन के 3 स्थल है, हरितलवक, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये बताता हूं कि जो मेलिक एसिड होता है, मेलिक एसिड, वो मेलिक एसिड बंडल शीथ में जाने के पश्चात कितने भागों में विखंडित होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? मेलिक एसिड बंडल शीथ में जाने के पश्चात कितने भागों में टूटता है या विखंडित होता है? करेक्ट। अब मेरा है दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि C2 चक्र को, सुनना मेरी बात, C2 चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? बात समझ में आई?
या फिर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ले लो, C2 चक्र को किस नाम से जाना जाता है तथा इसकी खोज किसने की थी। तो मेरे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहले तो मेलिक एसिड बंडल स्थिति में जाने के बाद कितने भागों में टूटता है, और दूसरा C2 चक्र जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है और इसकी खोज किसने की थी। अगर इससे संबंधित किसी और प्रकार के सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।